चलिए तो अब समझते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स के बारे में। तो पहला जो डायूरेटिक क्लासिफिकेशन है उसमें जो पहला ग्रुप है वो है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। और उसका क्लासिफिकेशन उसमें भी काफ़ी सारी ड्रग्स हैं, लेकिन जो मेन ड्रग है दैट इज़ एसिटाजोलामाइड, ये जो ड्रग है। और इसका क्लासिफिकेशन ऐसे ऐसे होता है कि सिस्टमिक जो ड्रग्स दी जाती है और जो लोकल दी जाती है। वैसे कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स और भी काफ़ी कंडीशंस में यूज़ होती है, जैसे ग्लोकोमा में ये ड्रग्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, और फिर कई बार कुछ लोकल कंडीशंस में यूज़ होती है, इवन एपिलेप्सी में भी, माउंटेन सिकनेस में भी ये यूज़ होती है। तो इसका जो सिस्टमिक ड्रग्स है उसमें है एसिटाजोलामाइड, डाइक्लोरफिनामाइड, मिथाजोलामाइड। तो ये ड्रग्स हैं कुछ सिस्टमिक रूट से दी जाती है, और जो लोकल रूट से दी जाती है वो है डोरजोलामाइड, प्रिंजोलामाइड, स्पेशली ग्लोकोमा वाली कंडीशंस में दी जाती है। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू अगर इम्पोर्टेंट चीज़ देखें तो जो एसिटाजोलामाइड या फिर कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है वो सल्फा डेरिवेटिव्स है, सल्फोनेमाइड ग्रुप। और जैसे हमने बात की थी पहले भी कि जो भी ड्रग्स के अंदर सल्फर होता है, सल्फा डेरिवेटिव्स होता है, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है, वो एक इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होता है और एडीआर के साथ एसोसिएटेड होता है। वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, सो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं सल्फोनेमाइड ग्रुप के ड्रग्स के साथ। सल्फोनेमाइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स एंटी माइक्रोबियल्स में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन जो भी कुछ अदर सल्फोनेमाइड क्लास ऑफ ड्रग्स भी होते हैं जिसमें सल्फर डेरिवेटिव्स भी होती है, वो ऑलवेज हाइपर सेंसिटिविटी के साथ बहुत एसोसिएटेड होती है। तो ये ड्रग्स से हाइपर सेंसिटिविटी वो शायद माइल्ड हो या फिर मॉडरेट हो या सीवियर हो। माइल्ड फॉर्म में सीवियर सिमिलर काइंड ऑफ अर्टिकेरिया हो गया, या फिर एक फिक्स ड्रग इरप्शन जैसा हो गया, या फिर सीवियर चीज़ में सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी हो, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस हो। ऐसी भी चीज़ें ये ड्रग्स से हो सकती हैं सल्फर कंटेनिंग। सो ये आप चीज़ याद रखें। तो कार्बनिक एनहाइड्रेस और कौन कौन सी जगह पे होते हैं? ऑब्वियसली किडनी के अंदर तो होते ही हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के अंदर, और उसके बाद आई में भी होते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में भी होते हैं, पैनक्रियाज और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कुछ कुछ जगह है जहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स काम करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि कैसे ये कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स काम करती है, और ये फिगर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो दिखाता है कि कौन सी साइट पे कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स काम करती है। तो जो एसिटाजोलामाइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, वो मेनली काम करती है यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। सो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जहाँ से मेनली सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है और साथ साथ में बाइकार्बोनेट। सो सोडियम और बाइकार्बोनेट, ये दोनों का जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है किडनी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, इसके साथ मेनली ये ड्रग्स इंटरफियर करती है। कैसे इंटरफियरेंस करती है अब देखते हैं हम लोग उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी सारी बुक्स में इसे बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, लेकिन मैं आपको हो सके उतना सिंपल तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाऊंगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अब ये जो कार्बनिक एनहाइड्रेस होते हैं, वो जो एंजाइम होते हैं वो दो जगह पे होते हैं। एक जो होता है, ये जो सेल है उसके अंदर होता है, सो साइटोप्लाज्मिक कार्बनिक एनहाइड्रेस होता है। और जो दूसरा कार्बनिक एनहाइड्रेस होता है वो एंजाइम सेल के सरफेस के ऊपर होता है। अब ये सेल कौन सा है? तो ये जो सेल है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सेल है। इसके साइड ये है जो ब्लड या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस देख सकते हैं, और ये जो है ल्यूमन होता है जिसके अंदर यूरिन होता है। सो जो ल्यूमन के अंदर से सेल के अंदर और सेल के अंदर से ब्लड के अंदर इवेंचुअली रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस चलता रहता है। तो किडनी का ट्यूब्यूल का मेनली ये रोल होता है कि हमें सोडियम और बाइकार्बोनेट ये दोनों को ल्यूमन साइड से ब्लड के अंदर फिर से रीअब्जॉर्ब करना होता है। नॉर्मल हमारी किडनी ये काम करती है, नेफ्रॉन ये काम करते हैं, स्पेसिफिकली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये काम करते हैं। अभी ये काम करने के लिए उन्हें स्पेसिफिकली कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की ज़रूरत होती है, इसके बिना ये लोग ये काम नहीं कर सकते। कैसे ज़रूरत होती है? तो सबसे पहले बात करें कि जो सोडियम है उसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर लाने के लिए H+ का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। और ये H+ किधर से आता है? ये H+ आता है H2CO3 के अंदर से। और ये H2CO3 कैसे बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी
इकट्ठे होके कार्बनिक एनहाइड्रेज नाम के एंजाइम से बनते हैं। सो CO2 और H2O को कंबाइन करने का काम जो साइटोप्लाज्मिक कार्बनिक एनहाइड्रेज करता है, और उसके अंदर से इवेंचुअली H+ और HCO3- अलग होते हैं। H+ यहाँ पे ल्यूमेन साइड आता है और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो पंप है उसे एंटी पोर्ट पंप बोलते हैं। सो एंटी पोर्ट पंप है, ये जो एंटी पोर्ट पंप है वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है और H+ को रिलीज़ कर देता है। अब ये जो H+ रिलीज़ हुआ है, ये H+ HCO3- जो भी होता है उसके साथ कंबाइन करके H2CO3 बनाता है, और जो ब्रश बॉर्डर के ऊपर कार्बनिक एनहाइड्रेज होता है वो उसे तोड़ के उसके अंदर से H2 और CO2 बनाता है। अगेन वो CO2 अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है सेल के अंदर, अगेन वो H2O के साथ बाइंड हो जाता है। सो इससे ये प्रोसेस चलती रहती है, जिससे इवेंचुअली सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और सोडियम इवेंचुअली इस साइड से ट्यूब्यूल की साइड से इंटरस्टेशियम में जाता है विथ एक्सचेंज विथ पोटेशियम, पोटेशियम के साथ एक्सचेंज करके चला जाता है। जो बाइकार्बोनेट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। तो मेनली सोडियम और बाइकार्बोनेट का जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है ऐसे इस तरह से ट्यूब्यूल के अंदर चलता रहता है। अभी अगर हम कोई ड्रग्स देंगे जिससे ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम अगर हम इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा? अगर ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिट होगा तो H+ नहीं बन पाएगा, H+ नहीं बन पाएगा तो उसका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अगर ये कार्बनिक एनहाइड्रेज बंद होगा ब्रश बॉर्डर वाला, तो जिससे क्या होगा कि H2CO3 में से ये डिसोशिएट नहीं हो पाएगा, उसका डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, और जिससे CO2 अंदर डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इवेंचुअली ल्यूमन के अंदर HCO3- का भी लेवल बढ़ेगा, और इवेंचुअली यूरिन के अंदर सोडियम HCO3- और साथ साथ में H2O पानी। तो यूरिन के अंदर ये सब चीज़ें इकट्ठा होके यूरिन के अंदर से निकलेगी। एक और चीज़ भी निकलेगी इसके साथ, आप सोच सकते हैं, कोई बता सकता है क्या? वो निकलेगी पोटाशियम। कैसे पोटेशियम भी निकलता है, कैसे यूरिन में पोटेशियम भी इंक्रीज होता है? अगर ये फिगर देखेंगे हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी, अगर आपने मेरा अगला लेक्चर पढ़ा होगा, तो हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल में होता है। लेकिन अगर हम कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स यहाँ पे देते हैं तो वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं, तो सोडियम का लेवल ल्यूमन के अंदर बढ़ जाएगा, देयर वुड बी इंक्रीज सोडियम इन द ल्यूमन। सो क्या होगा कि इवेंचुअली यहाँ पे जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास जो आएगा तब यूरिन के अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा होगा। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन का ट्राई करेगी, और उसके लिए उसको पोटेशियम छोड़ना पड़ेगा। तो पोटेशियम जो है वो ल्यूमन के अंदर जाएगा, तो यूरिन के अंदर जाएगा। सो वो सोडियम हो सके उतना रिटेन करने का ट्राई करेगी, लेकिन एक सैचुरेशन होगा, तो साथ में उसके लिए एक्सचेंज में उसको पोटेशियम भी देना पड़ेगा, तो उसकी वजह से यूरिन के अंदर पोटेशियम भी लॉस होगा। आप बोलेंगे कि सर H+ भी यहाँ पे लिखा है, तो H+ का लॉस क्यों नहीं होता है? H+ का लॉस इसलिए नहीं होता है कि ये जो H+ होता है उसके रिलीजिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट पंप चाहिए होता है H+ ATPase, और ये जो H+ ATPase पंप होता है वो कार्बनिक एनहाइड्रेज बनाता है। सो अगर हम कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स दे दिए तो H+ ATPase काम नहीं कर पाएगा और H+ का रिलीज़ नहीं हो पाएगा ल्यूमन के अंदर, तो रिलीज सिर्फ पोटेशियम का ही होगा, और जिसकी वजह से यूरिन के अंदर सोडियम, पोटेशियम, पानी और बाइकार्बोनेट सब चीज़ बढ़ेंगे, और ये सब चीज़ का यूरिन के अंदर से लॉस होगा। तो दिस इज़ हाउ कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स वर्क। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या लिखा है, वही चीज़ें लिखी हैं जो हमने समझाई हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड और साइटोप्लाज्मिक दोनों टाइप के कार्बनिक एनहाइड्रेज होते हैं। ये जो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं ये एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, लेकिन कैसे? नॉन कॉम्पिटिटिवली, इसके साथ कोई कंपटीशन वाला नहीं होता, लेकिन रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि ये जो कार्बनिक एनहाइड्रेज बंद कर दिया अब वो बंद ही हो गया परमानेंटली, अब नया कार्बनिक एनहाइड्रेज बनेगा तभी काम होगा, ऐसा नहीं है। रिवर्सिबली है, डोज के साथ होता है। इससे क्या होता है, इवेंचुअली जो यूरिन होता है वो अल्कलाइन होता है। क्यों? उसके अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए अल्कलाइन डायूरेसिस होता है। सोडियम लॉस होता है, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, पानी, ये सब लॉस होता है। और जैसे हमने बात की कि
डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम का एक्सचेंज होता है और जिसकी वजह से पोटेशियम का लॉस होता है। सो सबसे ज़्यादा पोटेशियम का लॉस इसी ड्रग की वजह से होता है। दैट इज़ वाई दिस ड्रग इज कॉल्ड एज ड्रग विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम कैलीयूरेसिस। कैलीयूरेसिस मीन्स के पोटेशियम का लॉस। सो पोटेशियम का लॉस जो सबसे ज़्यादा ग्रुप ऑफ ड्रग करती है वो है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, क्योंकि वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे काम करती है जहाँ से सबसे ज़्यादा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता पाता तो सोडियम ज़्यादा डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे पहुँचता है और वहाँ पे उसको एक्सचेंज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम बाहर निकल जाता है। और अगर हम एसिटाजोलामाइड की एक्शन को कंटिन्यू रखते हैं तो बाइकार्बोनेट के लेवल बॉडी में से बहुत कम हो सकते हैं और उसकी वजह से एसिडोसिस जैसी सिचुएशन भी होती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो मेंटेनेंस एसिड बेस का बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो बाइकार्बोनेट निकल जाता है तो बॉडी में एसिडोसिस जैसी परिस्थिति हो सकती है। एसिटाजोलामाइड के और कौन कौन से एक्शंस हैं? तो जैसे हमने बात की कि आई के अंदर होता है और आई के अंदर मेन उसका रोल होता है कि बाइकार्बोनेट रिच एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करना। सो अगर हम ये कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स देते हैं तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, जिससे इंट्राऑक्यूलर टेंशन कम होता है और ग्लोकोमा वाले पेशेंट्स को बेनिफिट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में HCl सिक्रीशंस भी ये कार्बनिक एसिटाजोलामाइड जो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है वो बंद करते हैं, लेकिन क्लिनिकली उसका कुछ सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल है एसिटाजोलामाइड का इन द माउंटेन सिकनेस। काफ़ी सारे लोग आप ट्रैकिंग में गए होंगे और ट्रैकिंग में आपको कई बार माउंटेन सिकनेस होता है। माउंटेन सिकनेस का अर्लियर साइन होता है हेडेक, सीवियर वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, और ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा कि स्वेल्ड अप हो जाएगा ब्रेन और उसके बाद आपको बहुत सारी सीरियस इवेंचुअल सिचुएशंस भी हो सकती है। तो उस टाइम पे आपको एसिटाजोलामाइड ड्रग जो ट्रैक लीडर्स होते हैं वो कैरी करते हैं। तो क्यों एसिटाजोलामाइड ऐसी माउंटेन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझिए आप कि जैसे आप हाई माउंटेन्स पे जाते हैं, हाई माउंटेन्स पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन वुड बी लेस। तो उस टाइम पे हमारा ब्रीदिंग रेट जो है, जो रेस्पिरेटरी रेट है, वो बढ़ जाता है और उससे क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि उस तरह से फास्ट रेस्पिरेशन होने लगता है और इससे इवेंचुअली क्या होता है कि CO2 का लॉस ज़्यादा बॉडी के अंदर से होता है। और अगर CO2 का लॉस होता है तो CO2 इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ H+। ऐसा आप याद रखिए कि बॉडी के अंदर से H+ भी निकलने लगता है, H+ का भी लॉस होने लगता है। तो H+ इज़ एसोसिएटेड विथ एसिडिक, मेनली आयन है, तो H+ बाहर निकल जाएगा तो बॉडी में कैसा सिचुएशन हो जाएगा, और बॉडी में अल्कोलोसिस वाला सिचुएशन हो जाएगा। कैसा सिचुएशन होगा? अल्कोलोसिस वाला सिचुएशन होगा। अब ये अल्कोलोसिस को काउंटर कैसे करते हैं? अगर हम एसिडोसिस क्रिएट कर सकते हैं बॉडी में किसी भी तरह से, तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। और हम एसिडोसिस की विरुद्ध क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं? तो एसिडोसिस क्रिएट करने के लिए एक ही चीज़ है कि बॉडी में जो भी बाइकार्बोनेट है उसको बाहर निकालिए, उसको आप बाहर फेंकिए। तो वो बाहर फेंकता है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। सो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स HCO3 आयन को बाहर फेंकता है, जिससे बॉडी में एसिडोसिस होती है और ऐसी अल्कलोसिस सिचुएशंस में वो बेनिफिट है। तो इसीलिए एक्यूट माउंटेन सिकनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगेन रिसर्च के अंदर सीजल थ्रेशोल्ड बढ़ाने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें यूज़ नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ होता है। तो यूजेस क्या क्या है? तो जैसे हमने बात की कि एसिटाजोलामाइड बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, स्पेशली एसिडोसिस क्रिएट करता है, पोटेशियम लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो मेनली डायूरेटिक के तौर पे हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, हमारे पास और अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन कह सकते हैं कि एक डायूरेटिक भी उसका यूज़ है। बट मेन जो यूज़ होता है, एक होता है ग्लोकोमा में टॉपिकली यूज़ होता है, दूसरे ऑक्यूलर हाइपोटेंसिव ड्रग्स के साथ। फिर टू अल्कलानाइज द यूरिन, ये चीज़ मेनली क्या करता है कि यूरिन को अल्कलानाइज कर देता है। जैसे हमने देखा यूरिन में बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ाता है। सो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जैसी कंडीशंस है, या कुछ एसिडिक ड्रग्स हैं जिसको हमें बॉडी में से बाहर निकालना है, एसिडिक ड्रग का पॉइजनिंग हो गया है, तो उस सिचुएशंस में जो हमारा आयन वाला प्रिंसिपल था, अनआयोनाइजेशन वाला प्रिंसिपल था, वो काम करता है। एपिलेप्सी के अंदर यूज़ होता है मेनली, लेकिन अभी थोड़ा रिसर्च फेज़ में है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस में यूज़ होता है।
पीरियोडिक पैरालिसिस में क्यों जो होता है वो अभी भी क्लियर नहीं है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो जैसे हमने बात की कि जो यूरिन होता है वो अल्कलाइन हो जाता है, सो बाइकार्बोनेट लॉस की वजह से बॉडी में एसिडोसिस होता है, पोटेशियम लॉस, हाइपोकैलेमिया, जिसकी वजह से ड्रॉजीनेस और पैरेस्थेशिया मीन्स पिन एंड नीडल सेंसेशंस जैसा होता है, फटीग होने लगता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। सल्फर ड्रग्स हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होता है, कई बार कुछ रेयर सिचुएशंस में बोन मैरो सप्रेशंस होता है। लीवर डिसीज़ में ये ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि लीवर डिसीज़ में क्या होता है कि ये ड्रग देने से हेपेटिक कोमा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज यूरिन हमारा अल्कलाइन है और जो अमोनिया प्रोडक्शंस होता है, तो अमोनिया भी वीक बेस है, ठीक है। तो सेम ड्रग्स यानी कि ये भी वीक बेस है और सेम मीडियम ये भी सेम है, तो सेम ड्रग इन सेम मीडियम में क्या होगा, अनआयोनाइज्ड होगा, और अनआयोनाइज्ड ड्रग इंक्रीज अब्जॉर्प्शन, उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, सो ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया है वो बॉडी में वापस चला जाएगा और अमोनिया का लेवल बढ़ने लगेगा। अभी हमारा लीवर तो काम कर नहीं रहा है तो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा, अमोनिया का लेवल बढ़ जाने से ब्रेन के ऊपर असर होगा और जिससे हेपेटिक कोमा हो सकता है। तो उसकी वजह से ये ड्रग्स कंट्राइंडिकेटेड हैं लीवर डिसीज़ में। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा एसिटाजोलामाइड और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।